चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को पढ़े, खूब ढेर सारा न्यूमेरिकल सिद्ध किए, सॉल्व किए हैं और बहुत सारे परिभाषाओं को पढ़े, चित्र बहुत सारे परिभाषाएं, बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही क्वेश्चन से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन के 5 से 10 नंबर के बीच आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये जो आने वाला चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन टच करता है। और इस चैप्टर को भी आप हम लोग दो हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग देते हैं मानव नेत्र। जिंदगी का एक अनमोल रत्न है मानव नेत्र। कभी आप अपने आंख को निकाल कर रख के आप महसूस करिएगा कि कैसा फील हो रहा। सबसे अनमोल रत्न है यह एक मानव का। चले इस अनमोल रत्न के देखते हैं क्या क्या काम है, ठीक है। बोलिए जी। देखिए जो मनुष्य का मानव नेत्र होता है, उसके बारे में कहा जाए तो यह एक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र क्या है, या कहे तो ऐसे भी यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र का मतलब प्रकाश से संबंधित कार्य करता है, ठीक है ना। तो मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है जो एक बात बोलने जा रहे हैं, जो फोटोग्राफिक, देखिए फोटोग्राफिक कैमरे के भांति कार्य करता है। फोटोग्राफिक कैमरे के भांति कार्य करता है। आपकी ये पलकें खुली, मान लीजिए बंद थी, पलकें खुली, खिंचक देना, फोटो खिंचाया, आपका पूरा चित्र दिख गया। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, एक कैमरा की तरह कार्य कर रहा है। लोग फोटो खींच रहा है, फोटो खींचकर हमारे मस्तिष्क को दिखा रहा। तो प्रकाशिक यंत्र है मानव नेत्र। क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है इसकी, यह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मनुष्य का नेत्र होता है वह एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसी में लिख लीजिएगा कि जो मानव नेत्र है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अर्थात जो भी उत्तल लेंस से क्रिया होती है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है, फलाना जगह रखेंगे तो ये प्रतिबिंब बनेगा, ये सब हमारी जितनी भी उत्तल लेंस से संबंधित क्रियाएं हैं, ये मानव नेत्र भी उससे संबंधित क्रिया करता। तो मानव नेत्र क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। और यह एक उत्तल लेंस की भांति भी कार्य करता है, ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग फोटोग्राफिक कैमरा नहीं बोलेंगे तो कहेंगे उत्तल लेंस की भांति कार्य करते हैं। इसका परिभाषा कोई स्पष्ट नहीं है कि यही क्लियर है, ठीक है। बाकी आपसे मानव नेत्र के बारे में क्वेश्चन आएगा तो एगो बड़े से बड़े 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र क्या है, उसके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। इस आंख के भी कई अंग होते हैं, अभी हम वर्णन करेंगे, इनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। कुछ 2-3 नोट पॉइंट की बात है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए एक मनुष्य जो है अपने दोनों आंखों से 180 डिग्री कोण देख सकता है। देखिए 180 डिग्री क्या होता है, एक रेखा खींच दीजिए और एक और बना कोण हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। आप देखिए इस तरह देखिए, एकदम सीधा देखिए, लेकिन आपको कहां से दिखाई दे रहा है, एक सीधी रेखा के इधर पूरा आपको वस्तु दिखाई दे रहा। मतलब एक मनुष्य जो है अपनी दोनों आंखों से 180 डिग्री कोण देख सकता है।
अब कहेंगे एक अखिया से कितना कोण देखेगा, एक अखिया से कोण कितना दिखेगा, तो इतना तो दिख ही के रहा है, इतना हो जा रहा, यानी यहाँ पर कुछ इस तरह इस कुछ हिस्सा कट जा रहा। तो आप याद रखिएगा, मनुष्य अपनी एक नेत्र द्वारा 150 डिग्री का कोण देख सकता है। आप आंख बंद करके देखिए 150 डिग्री की भांति कार्य कर रहा है कि नहीं, 150 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं। आपको पता होगा कि 150 डिग्री कितना कोण होगा, 150 डिग्री कितना कोण होगा, लगभग इतना, ठीक है ना। तो ये, और एक बात करें, जिनके जानवर जो होते हैं, जिनके इधर नेत्र होते हैं सिर पे इधर देख पाते हैं, वो लोग 360 डिग्री कोण देख पाते हैं, 360, आगे पीछे आगे दाएं बाएं सब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ये छोटी सी बात है, आप मतलब पढ़ रहे हैं तो बता दिए हैं कि मनुष्य जो है अपने दोनों आंखों से 180 डिग्री कोण देख सकता है और एक आंखों से 150 डिग्री कोण देख सकता है। बाकी अभी भूलेंगे नहीं, आज का क्लास हो सके तो लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, बट आपको बहुत मजा आएगा आज के चैप्टर में, समझ में आ जाएगा। हम मनुष्य के नेत्र जो है उनके विभिन्न अंगों को हम लोग पढ़ लिए, अब घर चलकर अपने आंख निकाल कर देखेंगे, देखोगे ना। अपना आंख निकाल कर मत देखना, किसी और का निकाल लेना। अब यहां पर चलते हैं हम लोग, विभिन्न अंगों का वर्णन करते हैं, विभिन्न अंगों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पॉइंट है कि जो मानव नेत्र है एक खोखले गोलक की भांति होता है, एक खोखला गोला होता है। तो मनुष्य के जो नेत्र की आकृति है वह लगभग गोलियां मानी जाती है। आप निकाल के देख लीजिएगा, गोल होता है। ऐसे आप अंदर करोगे ना, यहाँ पर थोड़ी सा दिखाई दे रहा है ना, अंदर इसके पीछे खोपड़ी देखो ना, खोपड़ी के पीछे देखोगे तो इतना गहरा यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो मानव नेत्र जो है एक खोखले गोले की तरह होता है। अब चलते हैं मानव नेत्र का एक विभिन्न अंगों का वर्णन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते जाएंगे, पीछे लिखवाते जाएंगे, बाद में एक बार रिवाइज करा देंगे, लेकिन मजा नहीं आने वाला। आप चित्र बनाइए और वहीं पर दिखाइए कि कैसे कैसे काम हो रहा है। अरे एक दिन ना ही 2 दिन में पूरा कीजिए, क्या दिक्कत है, बट समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं। तो हमारा मानव नेत्र एक गोला है, गोलक की भांति है। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो मनुष्य का नेत्र है एक खोखले गोले के समान होता है, जिसकी बाहरी पृष्ठ, मनुष्य का जो गोला है उसके सबसे अंदर, ध्यान दीजिएगा, यहां हम नहीं ठोक रहे हैं, इसके अंदर की बात कह रहे हैं। मनुष्य का जो गोला है उसकी सबसे अंदर की ओर एक, अंदर की ओर एक, 3 बातें बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट। एक अपारदर्शी, अपारदर्शी, कठोर, कठोर व श्वेत झिल्ली से ढका होता है। जो मनुष्य का सबसे आंतरिक भाग है, अंदर हो, वह एक अपारदर्शी कठोर श्वेत झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल, जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। एक बात दिमाग में अभी सेट करिए कि देखिए, आप विभिन्न अंगों को कैसे बताएंगे कि यह है क्या, इसका काम क्या है, यह है क्या, इसका काम क्या है, क्योंकि मनुष्य का हर एक अंग का अलग अलग काम है, ठीक है ना। तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो मानव नेत्र में भी बहुत सारे अंग हैं, उनका अलग अलग कार्य है। तो बताएंगे वो क्या है, क्या करता है। तो सबसे आंतरिक जो भाग है वह एक अपारदर्शी कठोर श्वेत झिल्ली से ढका होता है, और उसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ है, यह क्या करता है, मनुष्य के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। कठोर है ना, कठोर है ना, तो यह कठोर होने के कारण मनुष्य के आंतरिक भागों की, नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है।
एक बार नहीं, कई बार बताएंगे। तो दृढ़ पटल क्या है? तो मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जिसका अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर एक अपारदर्शी कठोर श्वेत झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। 9-10 को परिभाषा पढ़ेंगे इसमें, स्टेप बाय स्टेप ध्यान लगाना। अपने बुद्धि को यहीं पर बुला लो, कहीं गया है चरने। तो दृढ़ पटल हो गया। दृढ़ पटल की ठीक नीचे अब आ रहे कहाँ? आगे की ओर, सबसे अंदर की बात है। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, मतलब ये गोला हो गया, गोले के अंदर चलते, ठीक है ना। तो दृढ़ पटल की ठीक नीचे, दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की, एक काले रंग की दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की, देखो गोल ओल बनी होनी ना, जिंदगी भर में बनाते रह जाएंगे, इसलिए आप समझिएगा कि ये गोल है, ठीक है ना। जैसे भी बनाएंगे बड़ी सुंदर बनाएंगे, देखना लास्ट में। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, बस इतना बोल देना। दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल, इसको एक और भाषा में बोलते हैं कोरोइड, ठीक है ना। तो इसको कोरोइड भी बोला जाता है। क्या दिया है जी? कोरोइड दिया है? नहीं दिया? चलिए, नाम में कुछ हमको डिस्टर्ब है, छोड़ दीजिए। रक्तक पटल ही कहते हैं, ये आपका ओरिजिनल नाम है, वो डुप्लीकेट है। देखिएगा, दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। अब क्या है बता दिए, क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह काला है, काला है, तो यह काले होने के कारण आंख में आए हुए प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करता है, खा जाता है, सोख लेता है। अगर बताइएगा, अगर प्रकाश का अंदर शोषण नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, तो प्रकाश का अंदर जाकर अगर परावर्तन होने लगा, तो परावर्तन होने से फिर हमारे आंखों से क्या निकलने लगेगा? प्रकाश निकलने लगेगा। शक्तिमान बन जाएंगे, तुरंत जला देंगे, ठीक है ना। तो ये गुण है, भगवान बना दिए हैं कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। और यह काले होने के कारण नेत्र में आए हुए प्रकाश की मात्रा को अवशोषित कर लेता। दो कार्य हो गया ना। अब आते हैं यहां पर, अंदर की बात हो गई, एक और काम बचा है, बाकी उसको देख लेंगे। अब आते हैं इस सामने वाले हिस्सा पर। सामने वाला दिखाई दे रहा है, तो देखिए मनुष्य का जो नेत्र वास्तव में गोल नहीं है, वास्तव में गोल नहीं है, ये सामने कुछ उभरा हुआ होता है, कुछ ऐसे। तो यहां पर देखेंगे कुछ ऐसे उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य का नेत्र जो है कुछ उभरा हुआ ऐसे होता है, ठीक। मनुष्य का सामने वाला, यहां बोले मनुष्य के आगे, या दृढ़ पटल ऐसे भी बोल सकते हैं, दृढ़ पटल सबसे आंतरिक भाग है। तो दृढ़ पटल का सामने वाला हिस्सा कुछ उभरा हुआ, फिर बोलेंगे इसको पारदर्शी, चिकना, ठोस झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्निया, यहां पर अगर हमारा देखो, ये हमारा पारदर्शी झिल्ली नहीं रहता तो प्रकाश अंदर जाता ही नहीं, बोलिएगा। तो ये हमारा क्या है कि दृढ़ पटल का सामने वाला हिस्सा, सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ, पारदर्शी, चिकना,
ठोस झिल्ली से ढका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्निया। कार्निया आंख के आंतरिक भागों की भी सुरक्षा करता है। धूल आदि कण पड़ जाते हैं लेकिन उसका सुरक्षा करता है ना उनसे। तो हमारा जो कार्निया है वह भी कठोर है, ठोस है ना, कठोर झिल्ली है। तो कठोर है तो यह हमारा ठोस नहीं बोलेंगे जी, कठोर बोलिएगा, ठीक है ना। कठोर माने एकदम दृढ़ है, कठोर झिल्ली से ढका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्निया। अभी तक 3 अंग के बारे में पढ़ लिए। सबसे एक वो अंदर वाला, उससे थोड़ी सा और ऊपर, फिर आ गए हैं सामने, ठीक है ना। अब इस सामने के पीछे चलते हैं। आप ये जो काले रंग का देख रहे हैं हमारे आंखों में है, तो यहां पर ये जो काला रंग है ना वो कार्निया के पीछे, आगे नहीं है, कार्निया पर भी नहीं है, कार्निया के ठीक पीछे। यानी काले रंग जो है उसके ऊपर भी एक हमारा झिल्ली है जिसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, चिकना, कठोर, और जिसे हम लोग बोलते हैं कार्निया। यही हमारी आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, ठीक है। आगे देखिए, इस कार्निया के ठीक पीछे जो काले रंग की, देखो किसी रंग की, किसी का ना काला होता है, ऐश्वर्या राय को देखोगे तो नीला होगा, हाँ, काले, नीले, अंग्रेजवन के देखोगे तो भूरा रहेगा। अंग्रेज लोग का देखोगे तो कैसा रहेगा, भूरा रहेगा। नागिन डांस जो करता है उसका नीला रहता है, देखोगे फिल्मों में, देखे है ना। है? तो ये हमारा क्या है, ये कार्निया के ठीक पीछे काले, नीले, भूरे रंग की, या बोल देंगे रंगीन, ठीक है ना, ये भी बोल देंगे रंगीन, काले, नीले, भूरे रंग की अथवा रंगीन एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। अपारदर्शी झिल्ली होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है। तो इसको हम इस तरह बना रहे हैं, ये हमारा काला रंग है, ठीक है ना। अरे भाई देखिए, कार्निया तो यहाँ पर गोल है ना, तो गोल हम ऐसे बना देंगे तो और भी परिभाषा इससे पढ़ना है तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस, जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। तो ये हमारा जो काला वाला भाग है उसे हम लोग बोलते हैं आइरिस, ठीक है। मजा आ रहा है। कार्निया के ठीक पीछे काले, नीले, भूरे रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। आस्ते आस्ते बता रहे, हर एक पॉइंट को दिमाग में नोट करो क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। फिर एक बार बताएंगे लास्ट में। अब यहां पर देखोगे आइरिस के ठीक बीच में जो काले भूरे रंग की है, एक दूसरे में देखो, हमारे में नहीं रुकेगा, बहुत दूर है हम, एक छोटा गोला सा छिद्र होगा, एक गोल छोटा सा छिद्र होगा इस बीच वाले में, काले रंग के बीच में। देखो इस काले रंग का जो है हिस्सा, उसमें एक गोल छोटा सा छिद्र होता है। अब इसका तो कार्य बता ही नहीं ना, आइरिस का कार्य नहीं बताएं, बस ये बताएं कि कार्निया के ठीक पीछे काले रंग की, भूरे रंग की, नीले रंग की, या बोल देंगे रंगीन एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। यह क्या करता है, देखियो, देखो जब हम धूपों में निकलते हैं ना, तो बहुत सारी प्रकाश किरण आती हैं, बहुत सारे प्रकाश किरण आएंगे। अगर सारी प्रकाश की किरण चला जाए, आंख उसको सोखने में सक्षम ना हो पाए तो आँखियाँ फूट जाएगा। तो आप धूपों में क्या करते हो, आँखियाँ सिकुड़ा लेते हो, आँखियाँ क्या कर देते हो, सिकुड़ा लेते हो। इसका क्या मतलब है, कम से कम प्रकाश जाए। और ये जो आइरिस है ये भी काले रंग का है, तो ये भी क्या करते हैं, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब आवश्यकता से अधिक अंदर जाने नहीं देगा, उतना ही अंदर जाने देगा जितना रक्तक पटल उसे सोख सकता है। समझ गए ना। तो यह भी क्या करता है, रक्तक पटल शोषण करता है प्रकाश का, और ये क्या करता है, प्रकाश का नियंत्रण करता है। बड़ी अंतर है इसमें, दिमाग में रखिएगा कि आइरिस क्या करता है, कार्निया से आए हुए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। चले आगे, कार्य पता हो गया। अब गोल बीच में चलते हैं। तो इस आइरिस के बीच में एक गोल छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा है, गोल है, जिसे हम लोग पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। इसे ही पुतली
अथवा इसे हम लोग बोलते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा समझ में आया? तो ये कार्निया के आइरिस के ठीक बीच में एक गोल छोटा सा छिद्र होता है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, छिद्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा। कार्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है, आइरिस से नहीं, कार्निया से नहीं, पुतली से प्रवेश करता, नेत्र तारा से प्रवेश करता। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, अब इस पुतली के ठीक पीछे अंदर ना, पुतली के ठीक पीछे एक द्विऊतक का बना उत्तल लेंस होता है। द्विऊतक कोई पदार्थ है, द्विऊतक कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है। तो कहां होता है? पुतली के ठीक पीछे एक लचीला द्विऊतक का बना एक उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस। ये उत्तल लेंस होता है, दोनों पृष्ठ क्या होता है? उभरा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या है बताइए? पुतली के ठीक पीछे, स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे अंदर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो पुतली के ठीक पीछे एक द्विऊतक का बना उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस। समस्त वस्तु का प्रतिबिंब इसी लेंस द्वारा बनता है। समस्त वस्तु का प्रतिबिंब यही लेंस क्या करता है? बनाता है। अब कहां बनाता है प्रतिबिंब? तो चलते हैं उसके यहाँ। तो फिर अब एक स्टेप बस आ जाइएगा पीछे। कहां? रक्तक पटल के ठीक नीचे, रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। एक पारदर्शी, देख लेना जी, पारदर्शी है कि अपारदर्शी। देखिए बुक में, देखिए रेटिना, रेटिना की परिभाषा में पारदर्शी है। तो यहां पर बोलेंगे रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिना, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। अब देखिए बहुत सारे परिभाषा हम लोग पढ़ लिए। समस्त वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। समस्त वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। ठीक है। अब बात आती है कि कोई लोग अंधा होता है, कोई लोग अंधा होता है, क्या उनमें भगवान नेत्र लेंस नहीं दिए हैं? दिए हैं, लेकिन उनमें कुछ कारण हो जाता है। कारण क्या होता है कि इस रेटिना पर भी ऐसे दो बिंदु होते हैं जहां पर एक जगह प्रतिबिंब बनेगा तो दिखाई देगा, एक जगह प्रतिबिंब बनेगा तो नहीं दिखाई देगा। तो कहां बनेगा तो दिखाई देगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष, नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम लोग बोलते हैं पित्त बिंदु, उसे हम लोग बोलते हैं पित्त बिंदु। और पित्त बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां प्रकाश पहुंचता है। तो पित्त बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होती है, अतः पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रकाश के अंदर यहाँ पर बहुत सारे हमारे आंख में शिराएं होती है। शिराएं बोले तो नसें, हमारे आंख में बहुत सारे नसें होती हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर कुछ कैमरा लगे हैं, पंखे चले हैं, कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, तो हमारे क्या कर रहे हैं, हमारी आंख तो केवल देख रहा है ना, कोई सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचा रहा है। एक फलनवा बैठल बहुआ, कोई हमारा क्या कर रहा है, सूचना पहुंचा रहा है ना, सूचना, कोई प्रकाश को कोई सूचना पहुंचा रहा है कि वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकाशिक शिराएं होती, ठीक ना, बहुत सारे प्रकाशिक शिराएं होती है। तो बहुत सारे प्रकाशिक शिराएं होती है जिसका कनेक्ट सीधे कहां से होता है, मस्तिष्क से होता है। तो प्रकाशिक शिराएं
प्रकाशिक सिराएं, गौर फरमाना, प्रकाशिक सिराएं रेटिना को भेद कर, प्रकाशिक सिराएं रेटिना को भेद कर जिस स्थान से मस्तिष्क को जाती है ना, जहां से जाती है उस बिंदु को, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। उस स्थान को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु, और अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे कम होती है, अतः अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो जो लोग अंधे होते हैं उनका प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनता है, और जो लोग सही है उनका प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर बनता है। ठीक है ना। देखिए कई को परिभाषा हो गया, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, एक बार फिर से। तो आपको सबसे कहाँ चलना है, अंदर की बात चलना है। तो सबसे बोलेंगे कि मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान है, जिसका बाहरी पृष्ठ, सबसे अंदर वाला बोलिएगा, सबसे आंतरिक पृष्ठ एगो अपारदर्शी कठोर एवं श्वेत झिल्ली से ढका होता है। उस झिल्ली को ही हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ होने के कारण आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक, फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे, दृढ़ पटल के ठीक नीचे काला काला बना है ना, काले रंग की एक अपारदर्शी, जो देखिए काला जो होता है अपारदर्शी होता है, उससे प्रकाश ज्यादा आर पार नहीं जा पाएगा। तो काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। यह काले होने के कारण नेत्र में प्रवेश किए गए प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना। अब आ जाएंगे कहाँ, यहाँ आ जाएंगे ना, यहाँ आएंगे। तो सबसे यह आंख का जो सबसे ऊपरी पृष्ठ है, जो यह बोलेंगे कि दृढ़ पटल का सामने वाला हिस्सा, क्योंकि सबसे अंदर वाला हमारा सबसे एक गोला का ऊपरी हिस्सा कौन है, दृढ़ पटल है, जो एक पारदर्शी कठोर झिल्ली से, सॉरी अपारदर्शी कठोर झिल्ली से ढका है। ठीक है ना। तो दृढ़ पटल का सामने वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा कुछ उभरा हुआ, ऐसे बोलेंगे, कुछ उभरा का मतलब बाहर निकला है, कुछ उभरा हुआ। अरे टायर पंचर नहीं, अरे टायर बरूद नहीं बिक देता है, सुने होगे। टायर क्या करता है, फूल जाता है साइकिल का, साइकिल चला के आते हो ना, टायर फूल हो जाता है तो वहां पर छोटा सा निकल जाता है कुछ टायर। ठीक है ना, वैसे ही ये भी होता है। तो दृढ़ पटल का सामने वाला हिस्सा कुछ उभरा हुआ पारदर्शी कठोर झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्निया। कार्निया क्या करता है, यह भी आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक, और ये भी बात बताते हैं प्रकाश से, कार्निया से होकर ही प्रकाश आंखें अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले कार्निया से टकराएंगी, क्योंकि सबसे पहले यही पृष्ठ है। उसके बाद कार्निया के ठीक पीछे काले रंग की, नीले रंग की, भूरे रंग की, या बोलिए कि रंगीन। तो कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। यह काले होने के कारण कार्निया से आए हुए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद इस आइरिस के ठीक बीच में, ठीक बीच में एक गोल छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा, पुतली अथवा नेत्र तारा। तो कार्निया से आए हुए प्रकाश पुतली से होकर ही अंदर प्रवेश करता है। अंदर कौन बैठा, नेत्र ना, नेत्र लेंस, क्योंकि लेंस पर ही पड़ेगा प्रकाश तो प्रतिबिंब बनेगा। तो पुतली से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है। अब पुतली के ठीक पीछे एक द्विउत्तक का बना उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस। समस्त वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा ही बनता है। कहाँ बनता है, तो फिर आ जाइएगा पीछे, तो बोलिएगा रक्तक लेंस, रक्तक लेंस, सॉरी रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी, देखो पारदर्शी और अपारदर्शी की जो चक्कर है ना, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सामने वाला ना खाली करिया वाला जो है अपारदर्शी है, बाकी सब पारदर्शी रहेंगे। और रेटिना जो है ना, अगर पारदर्शी नहीं होगा तो पिछवा जो बैठा है सोखने के लिए, उसके पास कहाँ से जाएगा, बोलिएगा कहाँ से जाएगा। अगर प्रकाश नहीं जाएगा उसको सोखने के लिए तो भाई गड़बड़ होगी। इसलिए क्या है, यह पारदर्शी है।
पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना का क्या काम है? समस्त वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो रेटिना तो पूरा ना है, अब वहां पर भी कहां किस बिंदु पर बनेगा तो बढ़िया दिखाई देता है। तो नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं पित्त बिंदु, और पित्त बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे ज्यादा अधिक होती है या ज्यादा होती है, इसलिए पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद क्या बोलेंगे कि प्रकाशिक सिराएं जिस रेटिना को भेद कर जिस स्थान से मस्तिष्क को जाती हैं, हमारे बहुत सारे प्रकाशिक सिराएं जो सूचना दे रहे हैं मस्तिष्क को, उनका कनेक्ट होगा, तो जिस स्थान से भेद कर जाती है उस स्थान को बोलते हैं अंध बिंदु, और अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे कम होती है। तो अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बोलिए, इतना समझ में आ गया? मजा आया? अभी 2 हेडिंग और बचा है। बस 2 हेडिंग और बचा है। हाँ, वो चलिए देखिए यहां पर अब 2 हेडिंग और बचा है कि नेत्र लेंस, ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक उच्च अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है। उच्च अपवर्तनांक का, जिसका शायद अपवर्तनांक देख लीजिएगा 1.7 होता है लगभग, 1 पॉइंट, ये भी पॉइंट किताब में दिया होगा, किताब में दिया होगा इसका द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है ना, देखिएगा। चलो ध्यान दो, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक उच्च अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है। तो इसमें हमारा क्या भरा है? एक पारदर्शी द्रव भरा है ना। इस तरह आप द्रव भर दीजिएगा, और इस द्रव का बाकायदा नाम है कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। तो कचाभ द्रव क्या होता है? कचाभ द्रव क्या होता है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक उच्च अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कचाभ द्रव, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कार्निया और नेत्र लेंस, कार्निया और नेत्र लेंस के भी एक जल के समान, अरे भाई आंसू गिरता है ना, देखे होगे, खाए हो नमकीन नहीं लगता है, तो उसका अपवर्तनांक थोड़ा जल के अपवर्तनांक से अलग होता है, इसलिए उसका स्वाद अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोलने जा रहे हैं, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच भी एक जल के समान द्रव भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। तो इनके बीच में भी हमारा क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है, जल के समान कोई द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव, देखिए सुंदर लग रहा है। कहोगे सर जी खिचड़ी पका दिए इसमें, खिचड़ी नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इस है जलीय द्रव, क्या बनता ना रहेगा? अरे भगवान शरीर ऐसे बनाए कि उसमें निर्माण होता रहेगा, तो सूख जाएगा तो आँखियाँ सूख जाएगी। आँखियाँ में नमी है ना, बताइए। तो ये कुछ द्रव भरे होते हैं, इनका द्रव अगर यहाँ पर रहता है कि जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच द्रव भरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कचाभ द्रव। कचाभ द्रव। और रेटिना सॉरी नेत्र लेंस और कार्निया के बीच भरे द्रव को कहते हैं जलीय द्रव। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक पूर्ण होता है। कितने इसके भेद है, कितने भाग है? पहला हम लोग दीर्घ पटल पढ़े, दूसरा रक्तक पटल, दुख हो गया। तीसरा हम लोग कहाँ है? कार्निया पर। 3 आइरिस, 4 पुतली,
5, पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस बना है 6, और फिर कहाँ जाए रेटिना पर, तो रेटिना एक 7 हो गया है। रेटिना पर भी दुगो परिभाषा पढ़े, पित्त बिंदु और अंध बिंदु, 7 2 9, और 9 और यहाँ पर एगो पढ़े कि इनके बीच द्रव भरा होता है, कचाप द्रव कहते हैं, और इसे हम लोग जलीय द्रव, 9 2 11 गो इसके अंग है मनुष्य के नेत्र के। तो आप क्या करिएगा घर पर, या आप वीडियो देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, और पूरा एक बार देखने के बाद अपने आप से दिमाग से सोचिएगा कि सर ने क्या बोल रहे हैं कि अंदर वाली भाग सबसे हमारा रक्तक सॉरी दृढ़ पटल होगा, दृढ़ पटल के ठीक सामने हमारा रक्तक पटल होगा ना, और उसके बाद आ जाइएगा सामने, बस जैसे जैसे स्टेप बताया जा रहा है वैसे वैसे याद करना। फिर सामने आ जाइएगा तो सामने हमारा कार्निया है जो पारदर्शी कठोर झिल्ली से ढका है। कार्निया के ठीक पीछे हमारा काला रंग का दिखाई दे रहा है, जिसे आइरिस अथवा आइरिस कहते हैं। काले होने के कारण कार्निया से आए हुए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब उसमें भी जाइएगा तो एक गोल छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तो कार्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है। फिर उसके नीचे चले जाइएगा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, तो नेत्र लेंस क्या है, तो यहाँ पर पुतली के ठीक पीछे एक द्विऊतक का बना उत्तल लेंस होता है। इतना बता देंगे कि एक बार घरवा पर बैठ के सोच के तो देखना, अरे विश्वास नहीं के तो सोच कर देख लेना आज रात, पक्का करें, ना मजा आएगा तो कहना। फिर हम कहाँ आ गए, रेटिना पर आ गए। तो रेटिना क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली है जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। समस्त वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। उसके बाद कहाँ बनता है, तो पित्त बिंदु पर। तो पित्त बिंदु क्या है, तो नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटेगा उसे हम लोग कहते हैं पित्त बिंदु पर, और जहां से प्रकाशित सिराएं भेद कर जाएंगे उसे बोलेंगे अंध बिंदु। तो पित्त बिंदु पर ज्यादा प्रकाश की सुग्राह्यता होता है, पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, अंध बिंदु पर नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चित्र बनाकर या दिमाग में एक बार बैठकर सोचना, देखने, पढ़ना और लिखने और सोचने में बहुत अंतर होता है। जब तक सोचोगे नहीं आपका दिमाग पर तनाव नहीं आएगा, और जब तक तनाव नहीं आएगा आप काम नहीं कर पाओगे। तो अपने दिमाग को तनाव करिए, आपको ये बाकायदा याद हो जाएगा, पूरा हेडिंग आपको पक्का कह रहे हैं याद हो जाएगा। भगवान का नाम लेकर और सर जी पर विश्वास करके एक बार सोचना जरूर। तो एक छोटा सा पूछता है कि मानव नेत्र का कार्य क्या है, लिखिए। मानव नेत्र का कार्य लिखिए, तो हेडिंग दे दीजिएगा मानव, कोई हेडिंग मत दीजिएगा, आप ऐसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मानव नेत्र का कार्य कैसे कैसे कार्य होता है उसमें यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम एक मानव नेत्र बनाते हैं, हेडिंग रहेगा मानव नेत्र का कार्य। मानव नेत्र का कार्य, हेडिंग दे दीजिए मानव नेत्र का कार्य, दे दिए। चलो देखिए, एक हम मानव नेत्र बनाते हैं। अब उतना हम मानव नेत्र के विभिन्न अंग नहीं बनाएंगे, एक छोटा सा अंग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अगला वाला सामने वाला हिस्सा रहेगा, और इसे आप मान लीजिए रेटिना, बाकी दृढ़ पटल और रक्तक पटल को छोड़ दे रहे हैं, इसको मान लीजिए रेटिना, ठीक है ना। यहां पर हमारा एक और लेंस रखा गया था, द्विऊतक का बना उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहां पर कार्य कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं कहूं नेत्र, मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, तो यहां पर देखिएगा प्रैक्टिकली एकदम समझ सकते हैं कि जब मनुष्य का नेत्र की पलकें खुलती है, ये खुल रही है ना, तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश, भाई चलेगी प्रकाश, तो चलेगी चलने वाली प्रकाश पहले कहां से गुजरेंगी, इनके सामने कार्निया है, कार्निया के पीछे आइरिस है, उनके बीच में गोल छिद्र है, उससे होता हुआ कहां जाएगा, लेंस पर, और लेंस से प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। बस यही लिखना है
कि जब मनुष्य या जब मानव नेत्र की पलकें खुलती है, बस यही जो बातें बोलेंगे वही मानव नेत्र में कार्य लिखना है कि जब मानव नेत्र के आंख की पलकें खुलती है, मानव नेत्र की जो पलकें खुलती है तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश कार्निया से होकर पुतली द्वारा नेत्र लेंस पर आपतित होता है और नेत्र लेंस पर अब क्या होगा, अपवर्तन की परावर्तन, अपवर्तन होगा। लेंस पर क्या होता है, अपवर्तन। तो लेंस अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है, बना प्रतिबिंब वह सदैव उल्टा होता है। जिसको भी देखोगे उल्टा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन मस्तिष्क जो है अपने समझदारी के आधार पर उसे समझ रहा है सीधा। ये कहीं पूछा भी जा सकता है कि मानव नेत्र द्वारा जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब है कैसा होता है, उल्टा होता है। आप सदैव बोलेंगे उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क अपनी समझदारी सूझबूझ के आधार पर वो सीधा प्रतीत करता है। ठीक है ना, बस यही मनुष्य का कार्य है नेत्र लेंस का। कैसे कैसे पलकें खुलेंगी, बिंदु वस्तु से प्रकाश चलेंगी, कार्निया द्वारा पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पर अपवर्तित होगी और नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन होने के पश्चात कहां बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। इसी बात को लिख दीजिएगा, हमारा नेत्र लेंस का कार्य हो जाएगा। समझ में आ गया, लिख लीजिए, इसको लिख लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कई बार पूछा है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, सबसे इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दे दीजिएगा, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता नोट कर लिए। चलो देखो देखो, बात यह है कि कभी कभी हम दैनिक जीवन की बात है कि जब अंधेरे में जाते हैं, गए हो ना अंधेरे में, तो अपनी अखियां पूरा फैला लेते हो ऐसे, जैसे लगाता है अखियां बाहर आ जाए। क्या होता है कि आप अंधेरे में जाओगे तो ऐसा आप क्या करते हो, पूरा आंख की पलकें खोल लेते हो। सही बात है ना, प्रैक्टिकली ये देख लेना, अंधेरे में कहीं खुटी उटी में हिल जाना जहां भूत प्रेत रहते हैं, पता चल जाएगा। तो क्या बात होती है कि वहां पर जब अंधेरे में जाते हैं तो पूरे आंख की पलकों को खोल लेते हैं। क्या कारण होता है, जब आप धूप में जाते हो तो क्या करते हो, जब धूप में जाते हो सिकुड़ लेते हो। क्या करते हो, सिकुड़ लेते हो। क्या करते हो, सिकुड़ लेते हो। इसका क्या मतलब हो रहा है कि आप समायोजन कर रहे हो एक बात की क्या कर रहे हो, समायोजन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो बताइएगा, कैसे कर रहे हो कि कभी किरणें कम जा रही हैं, कभी किरणें कम जा रही है तो पूरे आंखों को खोलकर आप ज्यादा से ज्यादा किरणों प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी ज्यादा किरणें हैं तो पलकों को झुकाकर आप कम किरणों को ले जाने का अंदर प्रयास करते हैं। सही बात है ना, तो आप वहां पर क्या करते हैं। और एक बात यह है कि आप छोटी वस्तु को देखेंगे, गौर फरमाइएगा, एकदम प्रैक्टिकली है ये बात। अगर एक नजदीक वस्तु को देखोगे नजदीक, तो वहां से क्या करोगे, कम पलकें खोलोगे, पलकों को क्या करोगे, कम खोलोगे। अगर यही वस्तु को ज्यादा दूरी तक ले जाओगे तो पलकों को क्या कर दोगे, ज्यादा खोल दोगे। इसका क्या मतलब, पास है तो कम ही दूरी में हमारा प्रकाश की किरणें आ जाएंगी, बहुत दूर है तो उससे ज्यादा प्रकाश की किरणें लाने के प्रयास करोगे। यानी आप क्या कर रहे हो, एक समायोजन कर रहे हो, कभी आंख को बड़ा कर दे रहे हो, कभी आंख को छोटा कर दे रहे हो, समायोजन कर रहे हो। और यही समायोजन की क्षमता जो होती है उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन ये आंख को नहीं करता है जी, ये समायोजन आंख को नहीं करता है। इतनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बने
और वो दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बने, उत्तल लेंस द्वारा संभव है? बताइएगा। 6 जगह वस्तु रखे, प्रतिबिंब 6 जगह बना है ना। अगर आंख के सामने इतनी दूरी पर वस्तु रख दे और प्रतिबिंब रेटिने पर बने, और यहाँ रख दे तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिने पर बने, यह संभव है? मैं बात को घुमा इसलिए रहा हूं ताकि आपको दिमाग यहां पर एकदम इस बात को समझे कि क्या क्या बोलना चाहते हैं। इसका मतलब आप यहां वस्तु को रख रहे हो, प्रतिबिंब यहां बनना चाहिए, यहां वस्तु को रख रहे हो, प्रतिबिंब यहां बनना चाहिए, क्योंकि रेटिना आउट कर जाएगा नहीं, कहीं रेटिना आउट कर जाएगा नहीं। तो अब बात क्या होगी कि अगर आप मान लीजिए यहां पर वस्तु रखें, मान लीजिए वो कल्पना है, तो इनसे एगो समांतर चलेंगी, यहां जाएंगी, एगो प्रकाशी केंद्र से होकर जाएंगी, सीधे निकल जाएंगी। ओहो, रुक जाओ, घबराने की बात नहीं। एगो समांतर जाएंगी और एगो हमारा इसका मान लीजिए मुख्य अक्ष यहां पर है ना। तो एगो हमारा द्वितीय कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, एगो हमारा प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी, किरणें यहां पर मिल गई। बोलिएगा अगर मैं क्या करूं, वस्तु को यहां रख दूं और सेम फोकस दूरी उतना ही रहे, तो एगो तो हमारे क्या होगा, समांतर जाएगा, जो कि वहां से होकर जाएगा। दूसरा क्या प्रकाशी केंद्र बता रहा है? नहीं बता रहा। क्या कर रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो अब यहां पर जब दूर जा रहे हैं तो आपको और लग रहा है कि नेत्र लेंस को और बड़ा कर देना चाहिए। क्या कर रहा है? नेत्र लेंस को और बड़ा कर देना चाहिए। और जो ही नेत्र लेंस को बड़ा करेंगे, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी आवश्यकता अनुसार हमारी जो नेत्र है, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम बड़ी कर लेते हैं, पास की वस्तु को देखने के लिए हम छोटा कर लेते हैं। बोलिएगा, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आपको दृष्टि दोष समझने में 1% की भी कमी नहीं होगा, फटाक से समझ जाएंगे। इसका क्या मतलब हो रहा है कि आप फोकस दूरी जो है, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी है, वस्तु की स्थिति के अनुसार आप क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन करने के कारण हर बार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिने पर बन जा रहा है। आवश्यकता अनुसार वस्तु को छोटा पास है तो नेत्र लेंस को कम कर दे रहे हैं, वस्तु को दूर है तो नेत्र लेंस को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के कारण आपके नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लचीला है। बढ़ गई, कम हो गई, हो रहा है ना। तो ये बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और छोटा करेंगे तो फोकस दूरी घट जाएगी। इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को जो बार बार बड़ा छोटा करने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग या उसी काम को बोलते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर पाने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। याद भाई, फिर से हम क्या बोल रहे हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, हम इसी बात को बोलना चाह रहे थे। एक ही बार परिभाषा बोल देते तो नहीं याद होता। अगर उसी को कई बार बोले कि भाई समायोजन कर रहा है, किसका कर रहा है? फोकस दूरी का कर रहा है। और उसी क्षमता को, जो क्षमता हमारी फोकस दूरी समायोजित हो रही, जिस क्षमता द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। सिंपल। और मैं बता दूं, जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है, वो जो समंजन क्षमता करने वाला एक व्यक्ति है। नेत्र लेंस को समंजन क्षमता जो प्रदान कर रहा है, वहां भी एक कोई मांसपेशियां होती है। उस आपका मांसपेशिया का मैं नाम बता देता हूं, सिलियरी मांसपेशिया है। तो इसका हिंदी देखिए, पश्चिमाभी। हिंदी इसका नाम है पश्चिमाभी। अब देखिएगा ये पश्चिमाभी कैसे लिखा, ऐसे लिखा है कि कैसे लिखा है? पश्चिमाभी, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा बुक में पश्चिमाभी कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है कि कैसे लिखा है? नहीं है? चलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी। इंग्लिश आती होती नहीं है, हम सिलियरी हिंदी में लिख रहे हैं। सिलियरी मांसपेशिया। तो जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, जो फोकस दूरी को बदलता है, कौन बदलता है? पश्चिमाभी मांसपेशिया बोले या सिलियरी मांसपेशिया।
तो सिलियरी मांसपेशियां या पश्चिमाभी मांसपेशियां द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। आप यही परिभाषा परीक्षा में लिखोगे कि सिलियरी मांसपेशियां या पश्चिमाभी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। मेन पॉइंट है फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता है, और वह क्षमता कौन करता है काम? सिलियरी मांसपेशियां। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, या ऐसे बोल सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। हाई वाला याद करोगे तो दो ही फायदा, पहले तो परिभाषा याद रहेगा, और एक ऑप्टिकल क्वेश्चन में देता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित की जाती है किसके द्वारा? 4 गो नाम दे देगा, 4 गो नाम दे देगा। तो बताइए दो ही फायदा मिला कि नहीं? परिभाषा याद हुआ, ऑप्टिकल क्वेश्चन भी पूर्ण हो गया। तो यही आप नोट कर लीजिए कि सिलियरी मांसपेशियां अथवा मांसपेशियों द्वारा सिलियरी मांसपेशी या पश्चिमाभी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नोट करिए, इसको लिख लिए। लिख लिए। यहां पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये सही नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे पश्चिमाभी, ठीक है, ये हमारा हिंदी सही है, पश्चिमाभी ऐसे लिखेंगे। ओके, गलती हो गया था, इसे ध्यान न देना भाई, होता रहता है। पश्चिमाभी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर पाने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। चले जी आगे पॉइंट भी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ऑप्टिकल क्वेश्चन के लिए लायक है। बोले आगे हेडिंग दे दीजिएगा, नेत्र लेंस की या नहीं नेत्र की निकट बिंदु, मानव नेत्र कर दीजिएगा, मानव नेत्र का निकट व दूर बिंदु, निकट व दूर बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल क्वेश्चन में कई बार पूछा है। मानव नेत्र की निकट बिंदु क्या है, मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। चले जी, चलिए देखो, ये निकट बिंदु और दूर बिंदु कुछ है नहीं, निकट बिंदु और दूर बिंदु कुछ है नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, निकट बिंदु होता है कि अगर मैं एक बात कहूं, ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु को यहां रख रहे हैं ना, रखिएगा, घर पर फुर्सत लगेगी तो काम करना, एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं जी। यहां पर वस्तु रखें, इस वस्तु को धीरे धीरे और पास ले चले, आंख के और पास ले चल रहे हैं ना, और पास ले चले, एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस स्थिति के बाद ले जाएंगे तो ये वस्तु बढ़िया नहीं दिखाएगा, और यहां पर क्या आने लगेगा? तनाव उत्पन्न होने लगेगा। प्रैक्टिकली एकदम बात बता रहे हैं, बोलिएगा। एक ऐसा बिंदु आएगा कि उस बिंदु से अब और नजदीक ले जाएंगे ना, तो अब यहां पर बढ़िया से नहीं देख पाएंगे, यहां पर तनाव उत्पन्न होने लगेगा, होगा ना। तो यह निकट बिंदु कहलाता है कि वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को बिना तनाव के साथ देखा जा सकता, उसे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या आंख की निकट बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बोलता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए। एगो बढ़िया आंख है, तुम लोग की आंख में दोष नहीं है ना, दोष नहीं है ना, तो वह निकट बिंदु क्या होगा जिस पर रखी वस्तु को आप बिना तनाव के साथ देख सकते हो, वो तुम्हारी आंख की निकट बिंदु या अस्पष्ट दृष्टि की निकट बिंदु न्यूनतम दूरी कहलाती है। बोलिए, समझ में आ गया? बोलिए, नहीं खे मजा हो तो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। देखिए, ये आंख है, बड़ी सुंदर, ठीक है ना,
अब पता ना क्यों नहीं बनाने आता है। ये आंख है, ठीक है, सही नहीं है ऐसे। चलिए काला कर दे, इसका काला है, इसका क्या है, काला है। आंख लग रहा है। अब ये आंख का, ये आंख की गुण है या कि एकदम स्वस्थ है, इसमें कोई दोष नहीं है, स्वस्थ है, स्वस्थ आंख है, यो नहीं लिखने आ रहा है, स्वस्थ, ठीक है ना। यह आंख जो है एकदम स्वस्थ है। तो इस आंख का निकट बिंदु कितना होगा, तो एक ऐसा बिंदु होगा, एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर रखे वस्तु को और यह आंख बिना सिकुड़े हुए या तनाव किए बिना उस वस्तु को बढ़िया से देख लेना, उसी बिंदु को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु या मानव नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है ना। और ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एकदम फिक्स है कि वह 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर कोई किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का स्वस्थ आंख है तो वह न्यूनतम कम से कम कितनी दूरी तक बढ़िया से देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर से जो ही कम आएंगे उसके दिमाग पर तनाव आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये हर बार पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बताइएगा दूर बिंदु कितना होता है। आप बढ़िया सा आंख लिए हो ना, अगर बढ़िया सा आंख लिए हो तो बताइए, देखकर बताइए कितने दूर तक देख रहे हैं, बताइए जल्दी, कितनी दूर तक देख रहे हैं। आप कितनी दूर तक वस्तु को देख पा रहे हैं, कमेंट करिए जल्दी। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई आप लिमिट नहीं है। कहोगे हम बदरी को देख पाते हैं, बदरी का कितनी किलोमीटर दूर है बताइए। चंदा मामा को देख पाते हैं, पता ना उनकी कई करोड़ दूरी है। सूर्य को देख पाते हैं, तारों को देख पाते हैं, इतनी छोटी छोटी तारे फिर भी बहुत दूर है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत। तो इसका दूर बिंदु क्या होता है हमारा, अनंत। अनंत तक वह देख सकता है, लेकिन कम से कम कितनी दूरी के बाद नहीं देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर देखेगा, लेकिन बढ़िया से नहीं देखेगा। तो आपको ये याद कर लेना है, लिख लेना है कि मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना है, इन्फिनिट। ऐसे भी पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितनी होती है, अनंत, ठीक है ना। अब आप पूछता है कि दृष्टि परास क्या है। मानव नेत्र का दृष्टि परास, देखो फिजिक्स की भाषा में परास को दूरी भी बोला जाता है। फिजिक्स की भाषा में परास को दूरी भी बोला जाता है। तो बताइएगा दृष्टि परास यानी कोई आंख कितनी दूरी तक देख पाएगा, आंख कितनी दूरी पर देख पाएगा, न्यूनतम बिंदु से लेकर अनंत तक, न्यूनतम बिंदु से लेकर अनंत तक। तो कोई पूछेगा कि तुम्हारे आंख का दृष्टि परास कितना है, तो कहना 25 सेंटीमीटर से लगाई अनंत, एकदम पूरा, उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि परास। यानी दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दृष्टि परास। फिर से सुनो, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि परास। मजा आया, याद हो गया। 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु, अनंत दूर बिंदु, दृष्टि परास। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि परास। याद हो गया, बोलिएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल इससे संबंधित नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको आना जरूरी है। तो इतना नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते। नोट करिए, इतनी बात नोट कर लिए, आगे बढ़े ना। आज हम लोग, आज तो नहीं, इस क्लास में केवल इंट्रोडक्शन कर देते हैं। दृष्टि दोष
काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा है। दृष्टि दोष क्या है, या कितने प्रकार का होता है, या ऐसे बोलेगा। अभी हम पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए दृष्टि दोष है क्या, थोड़ा सा झलक देख लेते हैं, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष है क्या, कभी कभी आप देखे होंगे दृष्टि दोष, भगवान ना करे किसी को हो दृष्टि दोष। बात क्या होता है, कभी कभी किसी वस्तु व्यक्ति को देखे होगे, वस्तु कहाँ देख पाएगा, वस्तु को देखोगे, सॉरी व्यक्ति को, कि वो कोई पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, कुछ दूरी पर रख देंगे तो देख लेगा। कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, पास रखी वस्तु को देखता है। किसी को देखिए और चश्मा या कोई व्यक्ति होता है अखबार पढ़ने वाला, हेत्तर किताब करके पढ़ता है, कोई हेत्तर करके पढ़ता है, देखे होंगे ना। कोई क्या करता है, बहुत दूर वस्तु को रख, पेपर को रख कर पढ़ता है, और कोई एकदम अखिया गड़ा के पढ़ेगा, अखिया मतलब बहुत पास ले जाकर पढ़ेगा। तो ये तो दो प्रकार हो गया, एगो न दूर किसी को नहीं दिखाई देगा, एगो पास नहीं दिखाई देगा। किसी को दोनों नहीं दिखाई देता है, न पास दिखाई देगा नहीं दूर दिखाई देगा, अंधा अंधा देखोगे ना, न बढ़िया से निकटे दिखाई दे रहा, न बढ़िया से दूरे दिखाई। जब बढ़िया से निकटे नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर कहां से दिखाई दे। एगो प्रकार के वस्तु दोष जानते हो कैसा होता है, कि आप अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति क्यों, कारण क्या है हम बता रहे हैं अभी, बस देखिए दोष कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। कभी क्या होता है कि एक ही बिंदु पर, देखिए एक ही बिंदु पर ऐसे एगो क्षैतिज में और एगो ऊर्ध्वाधर में, बात को समझ रहे हैं, एक ही बिंदु पर रख दिया जाए तो ऐसा भी इस धरती पर मनुष्य है कि उसे ये क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा, और ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं। यानी एक ही बिंदु पर रखी वस्तु को विभेद नहीं कर पाएगा कि कौन क्षैतिज में है और कौन ऊर्ध्वाधर। ये नहीं बता पाएगा कि नीला वाला क्षैतिज में है, रेड वाला ऊर्ध्वाधर में। तो इस तरह से हम देखते हैं तो मनुष्य में सामान्यतः चार प्रकार के दोष आता है। एगो दूर नहीं दिखाई देता है, एगो निकट नहीं दिखाई देता है, एगो दोनों नहीं दिखाई देता है, और एगो एक ही बिंदु पर रखी वस्तुओं में विभेद नहीं कर पाता। अब कारण क्या है, तो देखिए हम लोग पढ़े थे ना पीछे, समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। बात क्या होती है ध्यान दीजिएगा, कि अगर हमारा कोई मानव नेत्र है, ये कोई मानव नेत्र है मान लीजिए, ठीक है ना, मानव नेत्र है पास रखी वस्तु है और पास रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा, या मान लीजिए देख रहा है, तो हो सकता है इनसे चलने वाली एगो प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाकर रेटिना पर, और एगो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाकर मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब वस्तु को क्या कर दिया जाए, दूर रख दिया जाए, वस्तु को क्या कर दिया जाए, दूर रख दिया जाए, तो इनसे चलेगी प्रकाश, ऐसे जाएगी, लेकिन अब बताना कहां से इसका प्रकाशिक केंद्र मिलेगा ही नहीं। तो अब इसके अनुसार दूर रख दिया तो इसकी फोकस दूरी बदलना चाहिए ना, वही व्यक्ति की गुण खो जाता है। यानी व्यक्तियों के आयु का यह दोष है, उमरिया का दोष है, और किसी का नहीं। दोष उत्पन्न होना उमरिया का दोष है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है ना, उनकी जो पश्चिमाभि मांसपेशियां हैं, अभी पढ़ेंगे क्या करता है, फोकस दूरी बदलने का काम करता है। इस पश्चिमाभि मांसपेशियों की जो क्षमता होती है दुर्बल होने लगती है, उमरिया बढ़ने के कारण दुर्बल होने लगती है, अर्थात यह आवश्यकता अनुसार समायोजित नहीं कर पाता है कि दूर वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी बढ़ा ले, और नजदीक को देखना है तो फोकस दूरी घटा ले। वही क्षमता उनकी दुर्बल हो जाती है, जिनके कारण उन पे विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। समझ में आ गया कैसे दोष उत्पन्न होते हैं? बोलिए जी, बोलिए कैसे दोष उत्पन्न होते हैं?
आयु हो तो आयु मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी पश्चमाभी मांसपेशियों की क्षमता दुर्बल होने लगती है, जिसके कारण उनकी फोकस दूरी समायोजित नहीं हो पाती है और मनुष्य में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। उसी दोष को बोलते हैं दृष्टि दोष। और ये दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोष का हमारा नाम रहेगा निकट दृष्टि दोष। कल की क्लास में इनको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, आज टाइम नहीं उतना। दूसरा हमारा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है दोनों, और उसे हम लोग बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। जरा माने तनिसा, जरा माने क्या होगा तनिसा, या पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। दूर माने क्या कर सकते हैं, बहुत दूर। जिसको जरा और दूर दोनों दोष हो, मतलब पास भी नहीं दिखाई दे रहा और दूर भी नहीं दिखाई दे रहा, उस दोष को हम लोग क्या बोलेंगे, जरा दूर दृष्टिता दोष। आगे हमारा देखिए क्या बात है, अबिंदुकता। जो चौथा है अबिंदुकता, अबिंदुकता यानी एक ही बिंदु पर रखी वस्तु को में विभेद नहीं कर पाता, उसे हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। कल की क्लास में खूब बढ़िया से इनके कारण और निवारण कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अगर इतना तक आपको रिवीजन कर लिए और कर लीजिए तो आगे कल की क्लास में पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष क्या है, तो मनुष्य के आयु बढ़ने के साथ साथ उनके पश्चमाभी मांसपेशियों की दुर्बलता कम हो जाती है, सॉरी क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण उनमें दोष उत्पन्न होने लगते हैं। विभिन्न दोष इस प्रकार है, कल की क्लास में देखा जाएगा। चलिए ठीक।